मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य राजेश। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है विवाह के समय। वह है कुंडली मिलान। और इस पर मैं थोड़ी सी विस्तृत चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि आम व्यक्ति जो शादी करना चाहता है वह भी इस चीज़ को समझ सकता है और माता पिता भी इस वीडियो को देखकर ये समझ सकते हैं कि कुंडली मिलान की कितनी आवश्यकता होती है और वैवाहिक जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव होता है। वैसे मैंने हर राशि के बारे में वीडियो डाले हुए हैं, 12 राशियों के क्या स्वभाव होते हैं, कैसे होते हैं, आप उन्हें एक बार अवश्य देखें ताकि आपके बारे में आपको मालूम पड़ सके। और उसी का ही अगला हिस्सा है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह मिलाकर क्यों करना चाहिए, कुंडली मिलान से क्या फ़ायदे होते हैं और कुंडली मिलान के अलावा यदि हम विवाह करते हैं तो ऐसे कौन से नुकसान हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। और साथ ही विवाह हो गया है और वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है, उसे कैसे सुधारा जाए, इन सब की मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा क्रमवार। तो पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है। मित्रों, वैवाहिक जब हम जीवन शुरू करते हैं तो उस समय में बहुत सारी बातों की आवश्यकता हमें होती है और जिस व्यक्ति की से हम विवाह बंधन में लंबे समय के लिए जुड़ना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। सामान्यतः हम जो जानकारी इकट्ठी करते हैं समाज के द्वारा करते हैं, दोस्तों के द्वारा करते हैं, व्यक्ति के संबंधियों के द्वारा करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी वहाँ से हमें नहीं मिल पाती है क्योंकि लड़के वालों के संबंध में पूछेंगे लड़के वालों से तो अपने बच्चे के बारे में व्यक्ति सही बताएगा, बहुत सी चीज़ें छुपा जाएगा, लेकिन आपको उस गहरे रिश्ते के संबंध में कुछ जानकारियाँ भी आवश्यक होती हैं जो ज्योतिष के माध्यम से निकल के आ पाती हैं। क्योंकि बच्चे को देखने का माता पिता का अपना अलग नज़रिया है, हर व्यक्ति अपने बच्चे की तारीफ़ ही करेगा, बुराई नहीं करेगा। दोस्तों से जब पूछेंगे तो दोस्तों में उसका और अलग स्वरूप आपको दिखाई देगा, रिश्तेदारों से पूछेंगे तो रिश्तेदारों में उसका एक अलग स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन जब विवाह बंधन में बंधेगा तो वैवाहिक जीवन जिस व्यक्ति के साथ जुड़ रहा है उसके साथ उसका व्यवहार अलग ही किस्म का दिखाई देगा। तो ये नाना प्रकार के रूप होते हैं, इनकी जानकारी कुंडली के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ सदियों से कुंडली मिलान का विशेष जोर दिया जाता है। हर नक्षत्र के 27 नक्षत्र हैं, उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक एक राशि पर 2.5 नक्षत्र का प्रभाव होता है, राशि का प्रभाव जुड़ता है, ग्रहों का प्रभाव जुड़ता है, तब जाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है और उस व्यक्तित्व के माध्यम से ज्योतिष से व्यक्तित्व को देखा जाता है और उस राशियों के तालमेल से, उस व्यक्तित्व के तालमेल से दो लोगों की कुंडली को मिलाया जाता है। जब कुंडली मिलती है तब उस बात को आगे बढ़ाया जाता है। कुंडली मिलान में गुणों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। 36 इसमें गुण होते हैं। उन गुणों के 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार के अलग अलग उनके अंक दिए हुए होते हैं, उनका इसमें मिलान किया जाता है। तो सबसे पहला तो गुण मिलान होता है। गुण मिलान फाइनल नहीं है कि आपके 28 गुण मिले या 30 गुण मिल गए तो आप विवाह करने की योग्य हैं, ऐसा नहीं होता है। गुण मिलान सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुंडली का दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में ग्रहों को देखा जाता है क्योंकि जब कुंडली मिलाई जाती है उसमें सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, शुक्र का और गुरु का, इन 5 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के यौन आकर्षण पर, व्यक्ति के संतान पर, व्यक्ति के सुख पर और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इनका विशेष प्रभाव होता है। जैसे सूर्य को सबसे पहले हम मिलाकर देखते हैं, लड़के का विशेषकर सूर्य ही देखा जाता है और सूर्य का संबंध शादी की तिथियों के समय में सूर्य की अधिक उपयोगिता होती है। किसी व्यक्ति का सूर्य नीच का होता है, कहीं सूर्य का कोई दोष बना होता है, तब ऐसे लड़के के स्वभाव में थोड़े से विपरीत परिवर्तन होते हैं। उसको कन्या के सूर्य से मिलाया जाता है और उस दोष का निवारण ढूंढा जाता है। वो कहीं गलत होता है तो थोड़ा सा उसको रोका जाता है। चंद्र के प्रभाव को देखा जाता है। चंद्र का जो विशेष प्रभाव जलीय ग्रह है, इसका कफ प्रकृति पर, पित्त प्रकृति पर, वात प्रकृति पर एक अपना विशेष प्रभाव होता है। इसलिए चंद्र के प्रभाव को भी विशेष रूप से देखा जाता है। अंडाशय से संबंध है इसका, मासिक धर्म से इसका संबंध होता है, तो उन चीज़ों को भी इसमें विशेष रूप से मिलाया जाता है। मंगल का संबंध, मंगल तो आपने देखा होगा कि मंगल के मामले में बहुत सारे अच्छी मिलती हुई कुंडलियाँ भी कैंसिल हो जाती हैं।
तो उस मंगल का विशेष प्रभाव इसमें देखा जाता है। मंगल से एक यौन आकर्षण देखा जाता है, दोनों की शक्ति को देखा जाता है और व्यक्ति के रक्त के अंदर आए हुए विकारों को भी इसमें देखा जाता है, ताकि आने वाली संतान पर उसका नेगेटिव प्रभाव ना हो, जिसको आप DNA RNA बोलते हैं, या बच्चे के अंदर एक जो कई आनुवांशिक बीमारियाँ जाती हैं उसको भी इससे देखा जाता है। तो मंगल का मिलान भी बहुत आवश्यक होता है। शुक्र का मिलान, शुक्र का संबंध विवाह से बहुत गहरा होता है, क्योंकि वीर्य का संबंध इससे होता है, अंडाणुओं का संबंध इससे होता है और उससे मिलकर संतति का संबंध होता है। साथ ही इसके माध्यम से आकर्षण भी देखा जाता है, धन संपदाएं भी देखी जाती हैं और दोनों के वैवाहिक जीवन की प्रगति भी देखी जाती है। तो ऐसा शुक्र का प्रभाव इसमें देखा जाता है। और एक होता है गुरु का प्रभाव। गुरु के माध्यम से संतानें कैसी होंगी, उसके अंदर कैसे संस्कार आएंगे और आप कैसे संस्कार देकर उनको डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राशियों के साथ साथ उन ग्रहों को भी कुंडली में देखा जाता है। तब कुंडली के लिए फाइनल किया जाता है कि इन दोनों का विवाह कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहों का जब विपरीत प्रभाव होता है, जैसे मंगल का कहीं विपरीत प्रभाव है, मंगल को विशेष महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि उसका संबंध आपके परिजनों पर भी पड़ता है। वैवाहिक जीवन में आपकी कुंडली मिलाई गई, कुंडली आपकी मिल गई, तो पति पत्नियों के संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन बिगाड़ कौन कराता है? मंगल। मंगल यदि भाइयों के घर में बैठा हुआ है तो भाई के माध्यम से वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, माँ के घर में माँ के कारण से वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, नंद के घर में नंद के कारण से वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, पिता के घर में पिता के कारण से बिगड़ता है, दोस्तों के उसमें शत्रु भाव में दोस्तों के कारण बिगड़ता है। तो वैवाहिक जीवन बिगाड़ने के दूसरे लोग कारक बन जाते हैं, उनको फिर मंगल से देखा जाता है कि विवाह आपका कौन बिगाड़ेगा। गुरु के दोष में कई बार गुरु का दोष बनता है, व्यक्ति को वैवाहिक करता है व्यक्ति विवाह और उसका संन्यास की तरफ चला जाता है। तो यदि गुरु आपका 6, 8, 12 स्थान पर होगा तो आपके साथ संन्यास प्रकृति बनाएगा, आपको संबंध नहीं बनाने देगा और नाना प्रकार के कष्ट आपको सहने पड़ेंगे। शुक्र के प्रभाव को देखते हैं। शुक्र द्वादश है, व्यक्ति भोगविलास का कारक बनता है और नाना प्रकार के उसके संबंध होते हैं। बहुत से लोगों से उसके संबंध हो जाते हैं जो वैवाहिक जीवन बिगाड़ने का कारक बनाता है। शुक्र अष्टम स्थान पर होता है, स्वास्थ्य के कारण वैवाहिक जीवन बिगड़ता है। दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ता है। जिसके अष्टम शुक्र होता है वह अपने उत्तम स्वास्थ्य नहीं रख पाने के कारण वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करता है। शुक्र मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। चंद्र का जब विपरीत प्रभाव होता है तो नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान विवाह के बाद ये आवश्यक अंग हो जाते हैं और उसमें एक और जुड़ जाएगी संतान। जब रोटी, कपड़ा, मकान, संतान सुख आपको प्राप्त होता है तो फिर आप 45 वर्ष के बाद वैवाहिक सुख को भोगना शुरू करते हैं, क्योंकि जो विवाह का सुख है ये 45 वर्ष के बाद विशेष रूप से माना जाता है और उसके बाद की जो लाइफ होती है वह कुंडली मिलान के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए फिर कुंडली मिलान के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखा जाता है और कुंडली में जब ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं तब बात आगे बढ़ाई जाती है और निश्चित रूप से इससे वैवाहिक जीवन व्यक्ति का सही होता है। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। कुंडली का मिलान नहीं है और व्यक्ति को विवाह करना है, जैसा आजकल देखा जा रहा है कि एक साथ काम करते हैं, दो लोगों में प्रेम बढ़ जाता है और विवाह की स्थिति में आ जाते हैं। हालांकि आजकल बच्चे शेयर करने लग गए हैं कि हमें इनसे विवाह करना है और माता पिता भी उनको तवज्जो देने लग गए हैं और विवाह उनका होने लग गया है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत आती है, यदि आपका एक आकर्षण है एक दूसरे के प्रति शारीरिक रूप से, वह आकर्षण विवाह के तत्काल बाद दूर होता है, तो आपने देखा होगा कि 6 महीने के बाद ही तलाक की बातें ऐसे लोगों की शुरू हो जाती हैं। पारिवारिक वैमनस्य इन दोनों के बीच में आ जाता है, आर्थिक लेन देन को लेकर इनके बीच में कहीं तनाव खड़ा हो जाता है। तो ये नाना प्रकार की समस्याएं इसमें आकर खड़ी होती हैं। इन सब समस्याओं के हल के लिए भी ज्योतिष शास्त्र में उपाय होता है। वह उपाय है कि आप शादी करना चाहते हैं कन्फर्म है, अब आप दोनों को कुंडली मिलानी आवश्यक होती है। जन्म कुंडली आप मिलाएं, कुंडली ना मिली, गुण ना मिले, उन्हें आप एक तरफ करें। बाकी जैसा मैंने बताया चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, शुक्र, इनका मिलान आवश्यक है। और इस मिलान में जो आपको दिक्कतें आती हैं, जैसे गुरु के मिलान में दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से विवाह तो आपका हो जाएगा, लेकिन आगे शारीरिक सुख उत्तम नहीं होने के कारण संतान सुख में आपको दिक्कत आएगी।
आप पहले गुरु की शांति कराएं, उसके बाद आप विवाह करें, आपका वैवाहिक जीवन आगे ठीक रहेगा। और गुरु के दोष को दूर करने के लिए गुरु दीक्षा लेना, गुरु के उपवास करना, गुरु के मंत्र का जाप कराना, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र आपका दूषित है तो निश्चित रूप से आप कुछ समय तक एक रहेंगे, उसके बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और कहीं ना कहीं किसी का अफेयर उनका होगा या आपका अफेयर होगा और वैवाहिक जीवन फिर आपका टूटेगा। तो ऐसे समय में शुक्र का उपाय आवश्यक है। तीसरा आता है चंद्रमा का। ग्रहों की राशि में मृत्यु षडाष्टक योग है, कहीं विपरीत षडाष्टक योग है, द्वादश चंद्रमा योग है, केंद्रुम योग दोष है। तो ये जब दोष एक दूसरे की राशियों में आते हैं तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, उसकी भी फिर शांति आवश्यक होती है। तो इन ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं वह कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं और आपके वैवाहिक जीवन को ये बिगाड़ भी देते हैं। इसलिए यदि आपका विवाह हो रहा है और कुंडली नहीं मिल रही है, तब इन ग्रहों की शांति करके विवाह करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन आगे सुखी रहेगा। और ग्रह शांति के लिए के साथ साथ आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन कल्चर है, साउथ कल्चर है, उसमें लोग कन्या का नाम बदल देते हैं शादी के बाद। तो नाम भी वह रखा जाए जो आपकी राशि को मैच करता हो। एक आप नाम पहले से सोच के रखें, यदि कुंडली नहीं मिली है तो नए नाम को आप उस समय रख सकते हैं और उस नाम से पुकार कर भी आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका विवाह कैसी भी कंडीशन में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर चीज़ का एक ना एक उपाय ऋषि मुनियों के द्वारा खोजा गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, कई ग्रंथ भी आप पढ़ते होंगे, जैसे कई लोग तो राम सीता का भी उदाहरण दे देते हैं। उनका विवाह हुआ, 36 गुण वाले वैवाहिक जीवन उनका ठीक नहीं रहा, अच्छे ऋषि थे, उन्होंने उनका विवाह कराया। इस नाना प्रकार के जो प्रश्न हैं वह आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन तर्कों में और उनके उत्तरों में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, क्योंकि वो एक अलग स्थिति है, आंसर एक उसका अलग ही आएगा जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना शुरू करेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं जा रहा है, विवाह आपका हो चुका है, कुंडली भी नहीं मिल रही और आपको परेशानी आ रही है, तो ऐसे समय में कुछ परेशानियाँ होती हैं जिनकी मैं बिंदुवार आपसे चर्चा करूँगा और उपाय बताता हूँ। जैसे आपके वैवाहिक जीवन में एक दूसरे में ही कहीं विवाद बन रहा है, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसे समय में जब आपकी वैवाहिक वर्षगांठ हो, वैसे वैवाहिक वर्षगांठ आप तारीख के अनुसार नहीं मनाएं, जैसे आपने देखा 10 मार्च को शादी हुई है या नवंबर में शादी हुई है, आप उस तारीख को मनाएं। जिस तिथि में आपका विवाह हुआ है उस तिथि को आप लें। उस तिथि में पति पत्नी दोनों के नाम लाल इंक पेन से भोजपत्र के ऊपर लिखें। लिखने के बाद उसको एक शीशी में डाल दें। शीशी में डालकर उसमें शहद भर दें और शीशी में ढक्कन लगा दें। हल्दी कुमकुम से उस शीशी का पूजन करें और उसको एकांत स्थान पर रख दें। तो आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह कार्य किया जाता है जिस दिन आपका विवाह हो और विवाह की जो तिथि हो उस तिथि पर इस कार्य को करते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा होता है तीसरे किसी व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव होना। तीसरे व्यक्ति में सास ससुर भी आ सकते हैं, नंद भी आ सकती हैं, देवर भी आ सकते हैं, भौजाई भी आ सकती हैं, ये कोई भी लोग आपके बीच में आ सकते हैं। ऐसे समय में वैवाहिक सुख को लेने के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गुरुवार का व्रत करना शुरू करें, तुलसी के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरू करें और गुरु दीक्षा आप शुभ मुहूर्त में लें और गुरु मंत्र का जाप आप करना शुरू करें। ऐसा करने से गुरु का दोष दूर होता है और जो दूसरे लोगों के कारण, परिवार वालों के कारण जो वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ रहा है, इसमें आपको लाभ मिलता है। तीसरा, परिवार के लोग आपको सुखी ही नहीं देखना चाहते हैं, तलाक ही चाह रहे हैं, तो फिर मंगल कहीं ना कहीं आपका दूषित होता है कि ऐसी विपरीत स्थिति बनती है। इस मंगल के दोष को दूर करने के लिए मंगलवार को आप मिठाई बांटें और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आते जाते हैं, उनके आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से मंगल का दोष मिटता है और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो ये मंगल के कारण होता है। चंद्रमा के कारण वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, तो चंद्रमा में आपसे अंडरस्टैंडिंग भी ठीक नहीं होती है। दोनों, लड़की अपने परिवार वालों की सुनती है, लड़का अपने परिवार वालों की सुनता है, दोनों का वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। तो वहाँ चंद्र दोष होगा, द्वादश चंद्रमा होगा, षडाष्टक दोष हो सकता है, नवम पंचम दोष हो सकता है, सप्तक दोष हो सकता है। तो कुंडली में जब ये दोष बनते हैं तो ऐसे समय में सोमवार के दिन अर्थात
मंडे को सुबह जल्दी उठें और कच्चा दूध नदी या तालाब में जो भी आपके पास उपलब्ध है वहाँ पर डालना शुरू करें। कुछ दिन में ये चंद्र का दोष आपका दूर हो जाता है। और एक दूसरे का नाम परिवर्तित करें, किसी एक का कर लें, फीमेल का करें ज़्यादा अच्छा होता है, उसका नाम परिवर्तन करने में आसानी होती है और वैवाहिक जीवन इससे सुखी हो जाता है। और एक ख़ास उपाय है पारिवारिक जीवन को सही करने का, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में शादी विवाह के बहुत ही सही तरह से विधि विधान बताए गए हैं। तो जब भी आप विवाह करें विधि विधान के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाल कर ही विवाह करें। मुहूर्त में आप अपने मन की ना चलाएं कि इस समय दादाजी नहीं आ पाएंगे, इस समय में बच्चे नहीं आ पाएंगे, इस समय में ये नहीं आ पाएंगे, और एक ऐसा मुहूर्त निकालो पंडित को रिश्वत देकर कि हमारी शादी संडे के दिन हो जाए और हम सब कुछ सही रहें। तो ऐसे करने में आपको नुकसान हो जाएगा। मुहूर्त मतलब मुहूर्त, 1 या 2 मुहूर्त होते हैं, उन्हीं मुहूर्तों में आप विवाह करें तो आपके दोष दूर होते हैं। जब गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो वह अन्न को ढोलती है और उसके बाद उसका प्रवेश होता है। तो ये एक टोटका होता है जिसको करने के बाद जब वह अंदर प्रवेश करती है तो घर में संपन्नता आती है। उस उपाय को भी आप जरूर करें। फिर इसके बाद घर में जब गृह लक्ष्मी आती है तब उससे खिचड़ी बनवाई जाती है। आजकल तो लोग कुछ हलवा बनवाने लग गए, कोई इडली डोसे, कुछ ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें बनवाते हैं जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। खिचड़ी अर्थात सब चीज़ों को मिलाकर बना, अर्थात परिवार को वह मिलाकर रखेगी, इसलिए खिचड़ी उससे बनवाई जाती है। तो रस्म खिचड़ी की ही रखें, उससे आपको लाभ मिलता है। और अंतिम सबसे बड़ा है कि जो सायंकाल का दीपक होता है वह नववधू से ही भगवान के यहाँ पर लगवाएं। जब वधू वापस अपने मायके जाती है उसके बाद आती है तब फिर वह किचन में और तुलसी के यहाँ भी दीपक लगाना शुरू करती है। लेकिन जब तक वह वधू बनकर आई है तो लक्ष्मी रूप में है, तो भगवान के यहाँ दीपक प्रतिदिन उसी को लगाना चाहिए। तो ऐसे इन छोटे छोटे उपायों को आप करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बताएं। वैसे तो मैं एक लंबी सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी होगी और आम व्यक्ति भी उसको पढ़कर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कर सकेगा। और फिर ज्योतिष के साथ जीना हो तो आनंद कुछ और होता है, उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि मेरी तत्काल सूचनाएं आप तक मिलती रहें। नमस्कार।